अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको याद होगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने आते ही एक वादा किया था कि वो पाकिस्तान के बेघर लोगों को 5 मिलियन घर बना के देंगे और स्पेशली जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपने घर में रह सकें। इस वादे को पूरा करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि इस अथॉरिटी के तहत गरीबों को नॉट ओनली कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बना कर देगी घर, बल्कि अगर वो चाहें तो वो ख़ुद घर ख़रीद के या उनके पास अगर प्लॉट है तो प्लॉट कंस्ट्रक्ट करके या प्लॉट ख़रीद कर और प्लॉट के ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करके वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए तमाम बैंक्स को ऑथराइज़ किया गया है कि वो लोगों के लोन्स को प्रोसेस करें। अब लोन्स की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी स्कीम समझ आए और आप इस पर अप्लाई करना चाहें तो करें। अब मैंने इसके लिए सबसे पहले तो ये किया है कि एक छोटा सा वेब सर्च की है और उसमें सारे बैंक्स का चूँकि आ रहा था तो मैंने सैम्पल के तौर पर एक जो मीज़ान बैंक की ये स्कीम है उसको मैंने ओपन किया है। आप चाहें तो किसी और बैंक के साथ भी देख सकते हैं उनकी डिटेल्स और अपने बैंक के पास भी आप जा सके। इसकी ज़रूरी नहीं है कि आपका वही बैंक हो जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मीज़ान बैंक की वेबसाइट है जी। इसमें मेरा पाकिस्तान मेरा घर के नाम से इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका उन्होंने कहा जी अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, बिल्ड योर ड्रीम होम विद द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसकी फर्दर डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है जी इजी होम लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हाउसिंग फाइनेंस जो होगा वो बड़ी लो कॉस्ट में अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, और इसमें उन्होंने आपकी मर्ज़ी की टर्म्स एंड कंडीशंस की फैसिलिटी दी है। और इसमें आप फीचर्स को अगर जाते नहीं, सबसे पहले फीचर्स में वो कह रहे हैं जी उसमें टीयर 1 है, T1 उसको कहते हैं, NAPHDA, ये मैंने आपको बताया था नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यह है कि जी हाउस यूनिट अपार्टमेंट ऑफ अप टू 125 स्क्वायर यार्ड अप टू 5 मरला विद कवर्ड एरिया अप टू 850 स्क्वायर फीट। तो 125 स्क्वायर यार्ड यानी कि 5 मरला होगा और जिसका कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फीट तक हो सकता है। इसकी जो मैक्सिमम प्राइस होनी चाहिए वो 3.5 मिलियन यानी 35 लाख तक का ये होना चाहिए मैक्सिमम प्राइस जो सपोर्ट करेगा बैंक। और मैक्सिमम फाइनेंसिंग इसमें जो अवेलेबल है 2.7 मिलियन, 27 लाख की गवर्नमेंट जो बैंक है आपका वो आपको लोन देगा और 35 लाख तक का टोटल वैल्यू होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि 8 लाख की आपने ख़ुद इन्वेस्टमेंट करनी है और बाकी 27 लाख जो है वो आपका बैंक फाइनेंसिंग करेगा। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कस्टमर का मतलब है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू वो आपने कंट्रीब्यूशन देनी है। और जो इसका रेंटल रेट्स हैं यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या नहीं या मार्कअप रेट जो है वो पहले 5 साल के लिए 5% पे फिक्स किया गया है और उसके बाद 5 से 10 साल तक का जो है वो 7% पे इन्होंने फिक्स किया है और उसके बाद अगले जो 10 साल हैं यानी कि मैक्सिमम 20 साल तक का आप ये लोन ले सकते हैं। तो अगले 10 साल के लिए इन्होंने इसको जो भी काइबर रेट होगा यानी कि स्टेट बैंक का जो कराची इंटर बैंक रेट जो होगा उसमें 2.5% ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5% अगर है तो ये 2.5% ऐड करके 7.5% होगा। वट एवर जो भी उस वक्त रेट होगा उस रेट के ऊपर 2.5% होगा। तो ये आपका मार्कअप रेट है।
तो टीयर 1 में आप 3.5 मिलियन का घर या अपार्टमेंट ले सकते हैं जो 5 मरले तक है। इसी में आप चले जाएं टीयर 2 में, तो उसमें कहता है कि जी इसमें भी ऐसा ही है कि 125 स्क्वायर यार्ड का अपार्टमेंट या घर होगा 5 मरला का विद कवर्ड एरिया ऑफ 850 स्क्वायर फिट। और इसमें इन्होंने कहा है कि जी 3.5 मिलियन की टोटल प्राइस होनी चाहिए मैक्सिमम, और उसमें से 3 मिलियन बैंक फाइनेंस करेगा और 10% उसका, यानी कि जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन 10% है, इसका मतलब ये हुआ कि 35 और 30 का जो डिफरेंस है 500,000 या 5 लाख जो है वो आपने इन्वेस्ट करना है। इंटरेस्ट रेट इसमें भी वही है 5%, 7% और काइबर प्लस 4%। यहाँ पे है काइबर प्लस 4%। जब 10 साल से ज़्यादा को होगा तो ये 4% हो जाएगा फिर, क्योंकि बैंक ज़्यादा फाइनेंस कर रहा है। अब इसमें नेक्स्ट अगर आप चले जाएं तो टीयर 3, T3 जिसको कहते हैं, इसमें भी उन्होंने कहा है जी 125 स्क्वायर यार्ड्स अप टू 250 स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है, इसमें इन्होंने 5 से 10 मरला दोनों ऑप्शन दे दिए, 5 से लेकर 10 मरला तक, मैक्सिमम 10 मरला आप ले सकते हैं। और अपार्टमेंट विद कवर्ड एरिया फ्रॉम मोर देन 850 स्क्वायर फिट टू 1100 स्क्वायर फिट, 850 से लेकर 1100 स्क्वायर फीट तक का कवर्ड एरिया हो सकता है इसमें। ठीक है, जो अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, इस सूरत में जो है वो मैक्सिमम जो प्राइस है वो 6 मिलियन होनी चाहिए उस अपार्टमेंट की या उस घर की, और जो फाइनेंसिंग करेगा बैंक वो है 5 मिलियन। तो और इसका मतलब है कि 15% ऑफ द प्रॉपर्टी कस्टमर ने कंट्रीब्यूट करना है, यानी हमने, और जो यहाँ डिफरेंस है वो 1 मिलियन का है, तो 10 लाख रुपए आपने खुद लगाने हैं, 50 लाख जो है वो आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी फाइनेंसिंग टेन्योर फॉर 10, 15 एंड 20 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन चॉइस ऑफ द कस्टमर। ये आपके हाथ में है, आप 10 साल की फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, इवन 5 साल की भी कर सकते हैं, 15 साल, 20 साल तक, आप मैक्सिमम 20 साल तक जा सकते हैं। अब आते हैं जी कौन एलिजिबल है इसके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले सिटीज़नशिप है कि ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स होल्डिंग CNIC, तमाम पाकिस्तानी इसमें एलिजिबल हैं जिनके पास अपना शनाख्ती कार्ड है। और सेकंड उन्होंने लिखा है जी होम ओनर, फर्स्ट टाइम होम ओनर, यानी कि आपके पास पहले अपना घर है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे। 1 यूनिट पर हाउस होल्ड, एक घर के लिए, एक घर के अफराद के लिए एक ही घर होगा। ठीक है, आप एक दफ़ा मतलब अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो थर्ड है जी हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी, एन इंडिविजुअल कैन हैव सब्सिडाइज हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी अंडर द स्कीम ओनली वंस, मतलब आप ये जो लोन फैसिलिटी है ये एक दफ़ा ले सकते हैं। अच्छा, जो यूनिट फाइनेंस होगा, यूनिट टू बी फाइनेंस्ड ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्स्ट परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन के लिए या पहली दफ़ा परचेज़ करने के लिए, फर्स्ट टाइम परचेज़ के लिए आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि जी इसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी क्या चाहिए बैंक को। उसमें दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, एक है NAPHDA यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगर प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो खुद फ्लैट्स घर बना रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइटल डॉक्यूमेंट्स। अब वो ट्रस्ट है, चूँकि ये अथॉरिटी है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगी, टाइटल डॉक्यूमेंट आपने उधर जमा कराने हैं। और नॉन NAPHDA प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिसमें बेसिकली नया पाकिस्तान से बाहर आप लेना चाहते हैं, यानी आपको कोई घर देखा है, आपने, आपको पसंद आ गया, आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, या आपको प्लॉट है आपके पास, आप खुद बनाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में क्या है, एज़ पर बैंक क्रेडिट पॉलिसी एंड प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉर हाउसिंग फाइनेंस, द फाइनेंस्ड हाउस यूनिट विल बी मॉर्गेज इन फेवर ऑफ द फाइनेंसिंग बैंक। उसमें जो घर आप ख़रीद रहे हैं, जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या उसको आप ख़रीद रहे हैं, वो बैंक के नाम पे मॉर्गेज हो जाएगा जब तक कि लोन पूरा आपका रीपे नहीं हो जाता। यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी जो आप ख़रीदेंगे ये बैंक के नाम पे रहेगी
जब तक लोन क्लियर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी है, मैं इस पर आपको जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद पेमेंट प्लान भी मैं थोड़ा सा उस हवाले से भी बताता हूँ। अब एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर जाएं तो ये खुल रहा है जी एप्लीकेशन फॉर्म, ये पीडीएफ में आपका खुल जाएगा। आप फॉर्म के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यही फॉर्म डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फिज़िकली वहाँ से फॉर्म लेकर आएँ, बैंक से लेकर आएँ या यहाँ से डाउनलोड कर लें, एक ही बात है। ठीक है जी, ये दरख्वास्त फॉर्म है जी, एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपकी पूरी डिटेल है। पहली चीज़ ये है कि किस काम के लिए आप परचेज़ करने के लिए कर रहे हैं, प्लॉट कंस्ट्रक्शन प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं या सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं। आपने यहाँ टिक करना है जो है, कितनी अमाउंट अप्लाई कर रहे हैं और कितने पीरियड के लिए कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। एक्सक्यूज़ मी। अब उसमें वो कह रहा है जी एप्लीकेंट्स ओन कंट्रीब्यूशन, आप कितना पैसा लगा रहे हैं इसमें। 35 लाख है तो 5 आप लगा रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे 5 लाख। अगर आप 7 लगा रहे हैं, 8 लगा रहे हैं तो आपने यहाँ 8 लाख लिखना है, बाकी 27 लाख की फाइनेंसिंग आपने अप्लाई करनी है। फिर वो पूछता है कि जी क्या आप इस बैंक के कस्टमर हैं, यानी अगर आपका मीज़ान बैंक में ये अकाउंट है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं यस भी लिखेंगे और अपना अकाउंट नंबर भी लिखेंगे। फिर वो आपसे पूछ रहा है जी आपकी पर्सनल डिटेल्स। अब पर्सनल डिटेल्स में वो आपका नाम, आपका CNIC नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह आपने ये सारी मेंशन करनी है। आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडवर हैं, विडो हैं, जो भी हैं, और नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स आपके कितने हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस कि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है, और अदर अगर हैं तो स्पेसिफाई करें। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर भी आप लिखेंगे। फादर या स्पाउस का नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, मदर्स का वालदा साहबा का नाम आप लिखेंगे, क्वालिफ़िकेशन आप अपनी लिखेंगे कि एजुकेशन कितनी है, कहाँ से किया आपने, और आजकल कहाँ रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस अपना लिखेंगे। फिर करंट घर जो आपका है जहाँ रह रहे हैं वो अपना है, रेंटेड है, पेरेंट्स का, जॉइंट फैमिली का है, अदर जो भी है वो आपने लिखना है। और अगर आप किराए पे हैं तो किराया कितना दे रहे हैं और कब से रह रहे हैं यहाँ पे, फ़ोन नंबर, सेल नंबर, ईमेल अपना आपने यहाँ दे देना है। फिर इसी तरह आपसे परमानेंट आपका एड्रेस जो है वो भी आपसे मांग रहा है वो, ठीक है, और आप कहाँ पे चाहते हैं कि आपको एड्रेस, किस एड्रेस पे आपको कोई मेल्स वगैरह, कोई लेटर्स वगैरह अगर आए तो किस एड्रेस पे, आपके ऑफिस में, आपके या आपके घर पे, जहाँ भी आप चाहते हैं, नीचे आप साइन कर देंगे। अब उसके बाद जी एक चीज़ है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरीड इंडिविजुअल डिटेल आप फिल करेंगे। तो आपने यहाँ ऑक्यूपेशन लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, परमानेंट हैं, एड हॉक हैं, या क्या हैं आप, जॉब की नेचर क्या है। फिर कंपनी का नाम लिखेंगे और क्या ये गवर्नमेंट का इदारा है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वगैरह वगैरह आपने यहाँ डिटेल्स मेंशन करनी है। और आपका डेजिग्नेशन क्या है, ओहदा क्या है आपका, कब से ज्वाइन किया हुआ आपने, इनकम कितनी है, और ऑफिस का फ़ोन नंबर वगैरह आपने मेंशन करना है, ठीक है। तो प्रीवियस आपने इससे पहले कहाँ कहाँ जॉब की हुई है उसकी भी इस तरह की डिटेल आपने देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जिसको कहते हैं, तो वो आपने ये वाला नीचे वाला पोर्शन जो है ये फिल करना है। उसमें प्रोफेशन क्या है आपका, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, टाइप ऑफ बिज़नेस क्या है आपका, कंपनी नेम एंड एड्रेस क्या है, और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपका कितना शेयर है, और कब ये कंपनी बनी थी या फर्म बनी थी आपकी, NTN आपका क्या है, और कितने अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं। नीचे आपने मेंशन करना है कि टाइप क्या है उसकी, एंटिटी जो आपकी कंपनी है उसकी टाइप क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, आप अकेले कर रहे हैं, अपना बिज़नेस है या अदर्स जो भी आपका है, तो आपने ये करना है। ऑफिस जो आपका है वो आपने बताना है कि किराए पे है या आपका अपना है, ठीक है। नीचे फिर आपकी ना मंथली इनकम की डिटेल,
कि ग्रॉस इनकम कितनी है, टैक्स कितना पे करते हैं, और अगर कोई लोन शोन आपकी है तो वो कितना माइनस होता है, अदर कोई डिडक्शंस होती हैं, तो टोटल नेट मंथली इनकम कितनी आपकी होती है। ठीक है। फिर आपके जो एक्सपेंडिचर है कि जी किराया दे रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, टेलीफोन के बिल, एजुकेशन बच्चों की है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, किचन, कार्ड लोन की अगर पेमेंट्स हैं, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, रीपेमेंट्स अगर आपने पहले कोई लोन लिया हुआ उसकी पेमेंट कर रहे हैं, अगर कोई इंश्योरेंस है या बाकी कोई और एक्सपेंसेस है तो उनकी डिटेल आपने यहाँ दे देनी है। ये मंथली आपने इसको सबमिट करना है बैंक की कैलकुलेशन के लिए कि आप उसके जो लोन है वो रीपे कर सकेंगे। तो हर पेज के ऊपर आपके दस्तखत भी होने हैं जी, यहाँ सिग्नेचर की जगह है। अब बैंकिंग लाइबिलिटीज़, अगर कोई आपकी लोन्स हैं तो आपने इस एरिया को फिल करना है। फिर आपके नाम पे जो पर्सनल एसेट्स हैं वो यहाँ डिटेल देनी है, और यहाँ उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू आपने देनी है कि कितनी वैल्यू के वो एसेट्स हैं आपके। डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी टू बी फाइनेंस, अब जो घर या प्लॉट जो आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं या कोई फ्लैट आप लेना चाह रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ देनी है। ठीक है। तो और उसमें यह है कि जी इस वक्त कौन है उसका मालिक, एग्जिस्टिंग ओनर, फिर उसका CNIC नंबर क्या है, प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है। ठीक है। टाइप क्या है प्रॉपर्टी की, ओपन प्लॉट है, घर है या अपार्टमेंट है। ठीक है। उसका कवर्ड एरिया कितना है स्क्वायर फीट में, टोटल प्लॉट एरिया कितना है, ये आपने यहाँ पे फिल करना है। देन एक अंडरटेकिंग है जी, जिसमें आप बताते हैं कि जी मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मैं जो है जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनका ख्याल रखूँगा और अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करूँगा वगैरह। इसको आप डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं और इस पर भी आपने साइन करने हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें एक फैसिलिटी ये है कि अगर आप इंडिविजुअली क्वालिफाई नहीं करते तो आप अपनी मिसेस के साथ, या मिसेस हैं तो अपने हस्बैंड के साथ मिलके जॉइंट एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है कि प्राइमरी एप्लीकेंट कौन है, आप हैं या आपकी मिसेस हैं। ठीक है। वो आपने यहाँ पे उसका नाम फिल करना है, CNIC वगैरह साइन करवाने हैं। ठीक है। और अंगूठे का निशान यहाँ थंब इम्प्रेशन भी लगाना है। और को एप्लीकेंट आपके साथ जो हैं, अगर आपकी मिसेस हैं तो आपने यहाँ उनका नाम, उनका CNIC, उनका सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशन वगैरह देने हैं। अब सिग्नेचर में ये है कि जो आपके आजकल सिग्नेचर के डिफरेंट हैं CNIC से, तो आपने दोनों पहले यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और फिर एज़ पर CNIC जो है वो सिग्नेचर आपने दोबारा करने हैं। फिर ये नीचे कुछ डिटेल्स हैं जो बैंक के लिए हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इनको फिल करने की। ठीक है। अब मैंने आपसे जिक्र किया था कि को एप्लीकेंट भी होते हैं। अगर को एप्लीकेंट हैं यानी दो हैं, एक से ज़्यादा एप्लीकेंट हैं, तो सेकंड जो एप्लीकेंट है उसके लिए फॉर्म B दिया गया है। अब उसमें भी इसी तरह आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, जेंडर, मर्द हैं औरत हैं, शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं, ये सारी डिटेल्स, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, इस तरह की सारी जो मैंने ऊपर आपसे डिस्कस की, एजुकेशन की डिटेल्स, आप जो अब आजकल रह रहे हैं रेंट पे हैं या घर फैमिली ओन्ड घर है या क्या है उसकी डिटेल्स। ठीक है। और अपना को जो एप्लीकेंट है उसकी डिटेल्स आपने इसी तरह जो मैंने अभी आपसे ऊपर शेयर की वही है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें इनकम की डिटेल, आपकी इनकम कितनी है, टोटल माहाना आमदनी आपको मिलती कितनी है, उसमें से आप ख़र्चा कहाँ कहाँ करते हैं, किराया, बिल्स वगैरह बाकी चीज़ें। कोई बैंकिंग लोन लिया हुआ है तो उसकी यहाँ डिटेल्स आप फिल करेंगे। और कोई एसेट्स आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोटरसाइकिल है, कोई और एसेट्स हैं तो यहाँ उसकी डिटेल्स और उसकी मालियत यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है जी। अब उसके साथ अटैच क्या क्या करना है इसमें जी, रेफरेंसेस हैं पहले तो आपके ऑफिस कोलीग किसी का एक तो रेफरेंस चाहिए, उसका पूरी डिटेल्स, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस वगैरह आपने यहाँ मेंशन करना है। और फिर इमीडिएट रिलेटिव्स, कोई आपके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार जो हैं जो आपके साथ नहीं रह रहे, ये नहीं कि आप अपने घर में अपने भाई जो आपके साथ रह रहे हैं उनका नाम, उनका नहीं, जो आपके साथ रह नहीं रहे उनकी भी यही डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपके लीगल हायर्स, कानूनी वरसा आपके कौन कौन से हैं, उनके नाम, उनकी उम्रें, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका रिलेशनशिप।
बेटा है, बेटी है, वगैरह वगैरह आपने यहाँ मेंशन करने हैं। मौजूदा आपके कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं और कब से हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जी यहाँ ये मेंशन करना है कि आई अंडरटेक दैट आई डू नॉट हैव एनी फैमिली मेम्बर एम्प्लॉयड विद द मीज़ान बैंक। तो आपने कहना है कि इस बैंक में मेरा कोई रिश्तेदार काम नहीं कर रहा। फिर दूसरा आपने ये टिक करना है कि जी आई हैव अंडरटेक दैट आई हैव फैमिली मेम्बर्स एम्प्लॉयड विद मीज़ान बैंक। अगर आपके कोई रिश्तेदार मीज़ान में काम करते हैं या जो जिस बैंक से आप कर रहे हैं उस बैंक में काम करते हैं तो आपने टिक करना है कि काम कर रहे हैं जी फ़लाँ साहब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अंडरटेकिंग है जी, उसमें आपने इकरारनामा देना है कि जी मैं सन ऑफ फ़लाँ और CNIC नंबर 10, ठीक है, वो ये अंडरटेकिंग दे रहा हूँ। नंबर 1, डिटेल ऑफ क्रेडिट कार्ड्स क्लीन लिमिट्स बीइंग अवेल्ड। मेरे पास ये फ़लाँ क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड की वो डिटेल है। डिटेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड सिक्योर्ड, ये क्लीन वाले थे ऊपर और ये सिक्योर्ड वाले हैं। बीइंग अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक्स, मीज़ान बैंक के कौन से हैं, अदर बैंक से कौन से हैं। फिर उसके बाद पर्सनल फाइनेंसिंग आपने कोई की हुई है अगर, क्लीन जो किसी भी बैंक से आप ले रहे हैं। फिर उसके बाद डिटेल ऑफ पर्सनल फाइनेंसिंग सिक्योर्ड, उसकी लिमिट्स कितनी है जो आप यूज़ कर रहे हैं। और देन है जी डिटेल ऑफ अदर फैसिलिटीज़ इफ़ एनी क्लीन एंड सिक्योर्ड बीइंग अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक्स। कोई और फैसिलिटीज़ आप बैंक से ले रहे हैं तो उसका भी आपने डिटेल देनी है। अप्लाइड लिमिट्स इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन इन प्रोसेस। अब ये है कि जी ये एप्लीकेशन जो आपकी है और इसके अलावा आप कहीं और भी कोई आपने अप्लाई की हुई हैं लिमिट्स, वो कितनी है, किस बैंक के साथ है, उसका मकसद क्या है और नेचर उसकी क्या है, ये आपने यहाँ डिटेल्स देनी है। फिर एक और अंडरटेकिंग है जी कि ये भी सेम है, ठीक है। अगर जॉइंट है तो ज़रा दोनों ने ये अपनी अंडरटेकिंग देनी है। तो ये सारी चीज़ें वही जो मैंने आपसे शेयर की, ये सारी डिटेल्स आपसे वहाँ मांगेगा। तो ये तो था जी फॉर्म, मैंने कहा आपको ज़रा डिटेल में बता दीजिए। और देन सेकंड इज़ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखें तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले ओरिजिनल आपने ये देना है। प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट एट द टाइम ऑफ मुशारका साइनिंग, ये आपको बैंक देगा, आपने डिस्क्लोजर शीट को भी साइन करना है। उसके बाद वैलिड CNIC, अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो आपका, वरना को पार्टनर कराएं तो उन दोनों की वैलिड CNIC कॉपी। और 2 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ एप्लीकेंट एंड को पार्टनर, ये भी आपने देने हैं, 2 फ़ोटो और पासपोर्ट साइज़। फिर अंडरटेकिंग फॉर फर्स्ट टाइम हाउस ओनर, ये आपने एक अंडरटेकिंग देनी है कि फ़र्स्ट टाइम हाउस ओनर हूँ मैं। फिर प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट, ट्रांसफ़र और टाइटल डॉक्यूमेंट, जो जिस प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपने शो करनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं साथ। डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी, आपने बैंक को ऑथराइज़ करना है कि वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है या जो आपको एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो दोनों चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और ये बताना है कि द अकाउंट मेंटेनेंस शैल कंटिन्यू विद द लीडिंग बैंक, कि आपका जो अकाउंट मेंटेनेंस है वो किसी बड़े बैंक के साथ रहेगी, किसी अच्छे बैंक के साथ। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जी, एम्प्लॉयमेंट लेटर है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है या एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या एम्प्लॉयमेंट लेटर आपके पास है या आपके पास कोई सैलरी स्लिप्स या इस तरह की कोई डिटेल्स हैं जिससे प्रूफ होता हो कि आप यहाँ जॉब कर रहे हैं। इनकम प्रूफ, ठीक है। इनकम प्रूफ में क्या है जी, सैलरी स्लिप आपकी, सैलरी सर्टिफिकेट है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपने बैंक से लेना है और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है, ठीक है। और सैलरी स्लिप जो आपने देनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन ई सैलरी स्लिप्स आर एक्सेप्टेबल, अगर आपको ऑनलाइन या ई सैलरी स्लिप दी जा रही है तो वो भी एक्सेप्टेबल है।
ओरिजिनल सैलरी स्लिप, ई स्लिप्स आर नॉट रिक्वायर्ड, डू नॉट रिक्वायर्ड स्टैम्प और साइन। अगर आपने कॉपी सबमिट करवानी है तो वो स्टैम्प और साइन होनी चाहिए, और अगर आप ओरिजिनल दे रहे हैं तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉई हैं तो ये आप पे टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर इनफॉर्मल सेक्टर में है, जैसे ऐसी कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या कोई छोटी मोटी किसी जगह कर रहे हैं, या कोई दुकान है, तो उसमें आपने क्या करना है, रेंट एग्रीमेंट देना है, रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन देनी है कि जी मैं रेंट पे कर रहा हूँ, यूटिलिटी बिल अपना साथ लगाना है, टेलीफोन अगर है तो उसका बिल लगाना है, स्कूल फ़ी चालान वगैरह वगैरह, जो वैलिड डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो कि ये प्रूव कर सकें कि आप वाकई काम कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये तो सैलरी का था, आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो पहले फॉर्म होगा, फिर वो प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट होगी, ठीक है, और उसके बाद वैलिड CNIC, ये आपको बैंक ही देगा। CNIC आपने अपना, और अगर दो हैं तो दोनों का, तो फोटोग्राफ्स होंगे, अंडरटेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हाउस ओनर, ये आपने देनी है, अलॉटमेंट, ट्रांसफ़र, टाइटल वगैरह डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी के हैं वो आपने देने हैं, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले मेंशन की थी आपने यहाँ पे भी देनी है। उसके बाद है जी, यानी आपने ये अथॉरिटी देनी है, डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी, और एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट देना है कि जी आपकी जो बैंक अकाउंट है वो किसी लीडिंग बैंक में होगा। क्योंकि बिज़नेस है तो बिज़नेस में अब आपको पार्टनरशिप डीड, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है, बैंक सर्टिफिकेट फॉर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NTN सर्टिफिकेट, और रेंट एग्रीमेंट ऑफ द ऑफिस, और प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा, और वैलिड मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी अदर वैलिड एक्सेप्टेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट वेरीफाइबल फ्रॉम अथॉरिटी फुलफिलिंग मिनिमम बिजनेस टेनोर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, तो ये आपकी जो जहाँ कॉपी लिखा है वो वहाँ कॉपीज़ देनी है, जहाँ ओरिजिनल देना है बैंक सर्टिफिकेट वगैरह वो ओरिजिनल आपने देना है। अब उसके बाद है जी इनकम असेसमेंट डॉक्यूमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर अलॉन्ग विद द एटलीस्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, और इसमें भी वही कंडीशन है जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं कि कम अज़ कम 60 डेज़ बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी, 60 दिनों से लेकर 6 महीने तक की आपसे वो रिक्वायर कर सकते हैं। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टैम्प होनी चाहिए इसमें। उसके बाद इन केस कस्टमर इज़ एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर, ये तो हो गया ना, पार्टनरशिप फॉर्म है, ये कंपनी है। अगर आप कंपनी या पार्टनरशिप में नहीं है और आप इनफॉर्मल सेक्टर में, कोई शॉप है, कोई और सेटअप है, तो उस सूरत में रेंट एग्रीमेंट, रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन, यूटिलिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, स्कूल फ़ी चालान, और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपने प्रोवाइड करना है जिससे साबित हो सके कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो थे डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड हैं आपको। ठीक है, अब पेमेंट प्लान की जहाँ अगर बात करें तो पेमेंट प्लान को यहाँ दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं जी, अगर एक रफ़ एस्टीमेट आपको दे रहे हैं कि अगर 10 लाख के तक की फाइनेंसिंग करनी है तो तकरीबन मंथली जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 6,600 रुपये बनेगी। अगर 20 लाख तक की करते हैं तो 13,199 पर मंथ। अगर 30 लाख की करते हैं तो 19,799। अगर 40 लाख की करते हैं तो 31,012। और अगर आप 50 लाख की फाइनेंसिंग करवा रहे हैं तो आपकी 38,765 इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक, और ये पहले 5 साल के लिए उन्होंने बनाई है। ठीक है, और ये 20 साल को कंसिडर करते हुए। अब ज़ाहिर है 5 साल के बाद ये इंस्टॉलमेंट चेंज हो जाएगी, ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होता है। तो ये मोटी मोटी डिटेल्स थी। इसमें अगर आप जाएँ तो ये नेक्स्ट मैंने नेशनल बैंक की वेबसाइट भी खोली हुई है। अब नेशनल बैंक में भी ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उन्होंने अपना साहिबान स्कीम और नेशनल हाउसिंग, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसकी भी दी हुई है। ठीक है, इसमें भी इन्होंने यहाँ इसी तरह की मिलती जुलती टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स आप किसी भी बैंक से चेक कर सकते हैं। तो उसके मैंने की फ़ीचर्स जो हैं वो आपको बता दिए हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन ये आप अगर देखें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी, बाकी सारी चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, हर एक बैंक ने अपने अपने प्रोवाइड किए हमें।
ठीक है। हाउ टू अप्लाई ये भी लिखा हुआ है, अप्लाई कैसे करना है आपने, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। तो आई रिकमेंड कि जिन लोगों के पास घर नहीं है वो ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपना घर उसके मालिक बने। तो बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह की स्कीम आई है। तो आई होप कि यू विल फाइंड दिस प्रेजेंटेशन यूज़फुल। मुझे इजाज़त दीजिएगा जी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।